हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल का साइंस का एग्ज़ाम 25 फरवरी को है, तो मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ गई हूँ जो कि 23-24 में साइंस का आया था। तो आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा और आपको ये भी पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं टाइम 3 घंटे होता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो जैसा कि आपको पता है इस पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी डी एंड ई। तो आज सिर्फ हम 3 सेक्शंस को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 33 तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसके बाकी 2 सेक्शंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए मिलके इस पेपर को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है conversion of solid state into vapor state without passing through the liquid state is called। ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, मतलब पूछ रहा है कि डायरेक्ट अगर हम सॉलिड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ध्यान से आपको पढ़ना है, नॉट पूछा हुआ है। तो नो डेफिनेट शेप, हाँ बिल्कुल सही बात है, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, ये बात गलत है क्योंकि गैसेस का भी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये बात सही है। हैव फ्लूइडिटी, फ्लो कर सकते हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जो एक नया सब्सटेंस बनाता है और उस प्रोसेस को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते। तो बर्निंग ऑफ वुड, हाँ ये केमिकल चेंज है क्योंकि आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है ऐश। और कटिंग ऑफ वुड, ये फिजिकल चेंज है। हैमरिंग ऑन वुड, ये भी आपका फिजिकल चेंज है। और मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी आपका फिजिकल चेंज है। तो आंसर क्या होगा, बर्निंग ऑफ वुड। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और फॉस्फेट की होती है 3। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बाय मास। ये भी आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या होगा कार्बन और ऑक्सीजन का बाय मास। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। तो इसमें आपके कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का मास क्या होता है 12, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, बट 16 ऑक्सीजन के 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आया 12:32। अब इसे आप कैंसिल कर लेंगे, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो आपका रेशो क्या है, रेशो 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब आपको पता है जब नीचे दिया हुआ है तो इसका ही एटॉमिक नंबर मेंशन किया हुआ है, मास नंबर आपको नहीं दिया, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या निकालना है, न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है। तो आपको पता है मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास नंबर, पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का मास नंबर 23 होता है। न्यूट्रॉन्स नहीं पता, हमें निकालना है। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11। तो 23 में से जब आप 11 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके 12। ये हो गए सोडियम में। तो मैग्नीशियम में भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होगा 24 और न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं है, प्रोटॉन्स हमें पता है। तो प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 24, न्यूट्रॉन्स प्लस 12, 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो इधर भी आपको कितना मिल रहा है आंसर 12। तो मैग्नीशियम में और सोडियम में दोनों में ही कितने न्यूट्रॉन्स हैं 12। तो अब आप ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा है इसमें, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, सेम एटॉमिक नंबर या डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो क्या उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, नहीं, क्योंकि मास नंबर बदल रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, नहीं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो आंसर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनेली प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग। तो ये किसका फंक्शन होता है, ये SCR का फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफाई करना पॉइजनस सब्सटेंस को, टॉक्सिन्स को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्लांट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन। मतलब सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी किसके पास होती है, पैरेन्काइमा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा नहीं, जाइलम नहीं,
आंसर क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम। नाउ 10th क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो पहले आपको स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। वो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होते हैं। बेसिकली आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा एक स्ट्रेट पाथ होता है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन स्ट्रेट पाथ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ बॉडी एग्जीक्यूट्स यूनिफॉर्म मोशन देन बॉडी, ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्पीड विल कांस्टेंट, स्पीड विल नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन विल कांस्टेंट, स्पीड विल जीरो। तो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है। यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पर हम डिस्टेंस को प्लेस करते हैं और यहाँ पे हम डिस्टेंस को शो करते हैं, यहाँ पे टाइम को। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड्स व्हेन बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली ड्यू टू। तो ये आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उस चैप्टर में कि जब हम बस में चढ़ते हैं तो और हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं, जब बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ हमें धक्का क्यों लगता है। तो ये आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैलेंस फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबल है? इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल है। इनर्शिया क्या होता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट टेंड टू रिमेन इन दी पोजिशन ऑफ रेस्ट और इन मोशन until and unless an external unbalanced force is applied on it। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है why does a person get injured in case of hitting by a moving object। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या होगा? उसके पास वेलोसिटी होगी। ठीक है, मूव है, मास तो हो गई बट मूव कर रहा है। अगर हम ड्यू टू इनर्शिया मानते तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है। अब मास को कंसिडर हम कर सकते थे बट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें वेलोसिटी भी होगी। तो आपका ऑप्शन सी क्या कह रहा है? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला आपका क्या होता है? मोमेंटम आपका होता है P इक्वल्स टू M इंटू में V। तो इसमें मास और मूविंग ऑब्जेक्ट वेलोसिटी भी इंक्लूडेड है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्यू टू मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी सेम ऑन इक्वेटर एंड पोल्स, लेस ऑन पोल्स, लेस ऑन इक्वेटर या फिर इंक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। तो क्या ऑप्शन सही होगा? लेस ऑन इक्वेटर। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो पोल्स पर ज़्यादा होती है और इक्वेटर पर कम होती है। पोल पर रेडियस जो होता है वो कम होता है और इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है। तो ग्रेविटी किस पर ज़्यादा होगी? पोल्स पर। इक्वेटर पे लेस होती है, कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, लेस ऑन इक्वेटर। तो 15 आपसे क्या कह रहा है? व्हेन द बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी, ऑप्शंस आर इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या फिर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। आपको पता है फ्री फॉल में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या फिर किसी बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो आपको पता है कि जब हम नीचे इधर इस पॉइंट की बात करते हैं ग्राउंड लेवल की, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो जाती है। जबकि इस पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंडेंट होती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंडेंट होती है। बट अगर मैं इन बिटवीन की बात करूं, इन बिटवीन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, बट अगर जब हम इनको कंबाइन करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो वो हमेशा एक जैसी ही आएगी, कांस्टेंट आएगी दोनों ही जगह। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? आंसर आएगा आपका रिमेन्स कांस्टेंट। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइड, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू
फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इंटू में कॉस थीटा। आई नो आपके स्कूल में सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहा होगा, बट वो करेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है एफ इंटू में एस इंटू में कॉस थीटा। तो अब ये आपका फोर्स है तो फोर्स पे डिपेंडेंट हो रहा है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंडेंट है, और ये कॉस थीटा क्या है, एंगल है आपका। एंगल किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन आया, डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक आपके रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 17th, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। बिल्कुल सही बात है, डाल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी डाल्टन का एक पोस्टुलेट है, बट ये रीजन जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बी का मतलब क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन बेंड इजीली। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट इज इट हैज वेरी टाइटली पैक्ड हार्ड मैट्रिक्स एंड सेल। ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो क्या आएगा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट इज इट हैज डिफिकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड। सही बात है कि एक हैवी बॉक्स को पुश या पुल करना डिफिकल्ट होता है। रीजन दिया हुआ है हैवी ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया, तो ये बात भी सही है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है, रोटेटिंग अ क्रॉप इन द फील्ड इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। करेक्ट है। दिस प्रिवेंट्स द डैमेज बाय पेस्ट। तो ये वाली बात आपकी सही नहीं है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नाउ इसी तरीके से हमने सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसका सेक्शन बी देखते हैं, सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए, इसमें से आपको बोल रहा है आपको बताना है कौन सा मिक्सचर है और कौन सा कंपाउंड है। आयरन एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका कंपाउंड। नेक्स्ट इज सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो सिंपली हमने वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व करवाया, तो ये आपका एक मिक्सचर है। कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन ना देकर इन्होंने इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे बोल रहा है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप इसमें कोई भी दो पॉइंट इजीली लिख सकते हैं। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द ऑर्गेनिजम्स। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को। और सारे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं हमारे एक बॉडी, और सारे लाइफ प्रोसेस जो होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन हो, एक्सक्रीशन हो, वो सारे ही सेल से ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप कोई भी दो रीजन इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में आपको डिफरेंस लिखने हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंस आपको लिखने हैं। तो पहले हम मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो डिवीजन कर सकते हैं। बेसिकली इट इज केपेबल ऑफ डिवीजन, और ये थिन वॉल्ड होते हैं और ये एक लिविंग टिश्यू होते हैं। तो ये 3 में से आप कोई भी 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू केपेबल ऑफ डिवीजन नहीं होते हैं। बेसिकली परमानेंट टिश्यू डिवीजन नहीं करवाते हैं, और ये थिक वॉल्ड होते हैं, ये लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 2 डिफरेंस लिख सकते हैं। अब इसमें आपको चॉइस आ रखी है, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं। ये क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी 2 फंक्शंस आपको लिखने हैं। तो एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये आपकी
डिफरेंट ऑर्गन्स को एक साथ लिंक करने का काम करता है। तो आप क्या लिखेंगे, इट लिंक ऑर्गन्स टुगेदर। और ये एक पैकिंग टिश्यू भी होता है, चीज़ों को पैक करने में भी यूज़ होता है। और ये ब्लड वेसल्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका न्यूमेरिकल आया हुआ है। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 24 में उसने मास दिया हुआ है आपको 1500 kg। एक्सक्लेरेशन आपको दी हुई है नेगेटिव में 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि फोर्स निकाल दीजिए। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास आपको दिया है 1500, इसको 1.7 जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा -225.0। फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट न्यूटन। तो आप क्या लिखेंगे, -2550 न्यूटन आपका फोर्स आया है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो मूवमेंट की डायरेक्शन से अपोजिट में लग रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4, तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाना है। और फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट फॉर्मूला एंड पुट इन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका साउंड से आया हुआ है। व्हाट इज एन एको? What should be minimum distance required between reflecting surface and audience for echo? तो आपसे क्या पूछ रहा है, echo क्या होती है? तो आपको पता है echo क्या है, repetition of sound caused by reflection of sound from an object surface। क्या होता है, echo होता है आपका repetition of sound। किसकी वजह से हो रहा है, caused by reflection of sound from an object surface। पूछा है इसमें सेकंड पार्ट में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑडियंस के बीच में ना, मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 17.2 मीटर। अब इसमें भी आपको चॉइस आ रखी है। फिर से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है साउंड से ही। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकेंड। तो ये भी बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, आइए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आपको उसने टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं 0.05 सेकेंड। और आपसे वो बोल रहा है आप फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। और आपसे क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो अब आपको वैल्यू दी हुई है टाइम पीरियड की 0.05। यहाँ पर आप इसको प्लेस करेंगे तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5। तो आंसर क्या आएगा आपका 20 हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट हर्ट्स। तो इसे हम यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 हर्ट्स। इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। कोई भी 2 या 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। कैटल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, मिल्क के लिए यूज़ करते हैं, तो आप लिख सकते हैं फॉर मिल्क। नेक्स्ट इज इन्हें हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, यूजिंग फार्मिंग एज प्लॉविंग। जो हम प्लॉविंग करते हैं वो भी कैटल की मदद से करते हैं। नेक्स्ट फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे कि लोड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये सारे पर्पसेस के लिए भी हम कैटल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस भी दी हुई है। तो आइए अब हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज ड्राई आइस। तो ये चैप्टर 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। ड्राई आइस क्या होती है आपकी, ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज हीटेड। तो आपको बहुत इजीली पता है ड्राई आइस कब बनती है, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट। तो वही रीजन यहाँ पे आपको लिखना है, it changes from solid to gaseous state without going into the liquid state. नेक्स्ट बोल रहा है what is the phenomena involved in the state। तो कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है यहाँ पे, सब्लिमेशन। आंसर क्या होगा, सब्लिमेशन। तो आपको इजीली 3 मार्क्स मिल गए हैं, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम ऑक्साइड का।
आप इसको चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है, आप इसको प्रॉपर मेथड से भी बता सकते हैं या आप इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। और पोटेशियम ऑक्साइड क्या होता है? K2O। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई? बहुत इजी है। पावर हाउस ऑफ सेल हम किसे कहते हैं? पहले आप लिखेंगे इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आप लिखेंगे वाई। तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स लिखने, बिकॉज 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो आप क्या लिख सकते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं बिकॉज ये एनर्जी को स्टोर करता है, इट स्टोर्स दी एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? जो एनर्जी इसने स्टोर की है उसी एनर्जी को ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज करता है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरी चीज आप लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप इसमें 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको चॉइस आ रखी है, तो आप या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या ये दोनों भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है ऐसे 2 सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताइए जिसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होते हैं। तो बहुत ही ईजी है। किसका खुद का डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए होता है। तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ दीज डीएनए एंड राइबोसोम्स इन देम? तो जो सेल ऑर्गेनेल्स में खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है उनका रोल क्या होता है? तो जब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास उनका खुद का डीएनए है तो उस डीएनए का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। राइबोसोम्स और डीएनए किसकी सिंथेसिस करवाते हैं? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टिश्यूज। आपको इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज, ये एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से। क्या बोल रहा है? टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है? एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा एपिथेलियल? स्क्वैमोस एपिथेलियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट बोल रहा है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। मसल को बोन से कौन ज्वाइन करवाता है? टेंडन। इसका आंसर क्या होगा? टेंडन। नेक्स्ट इज टिश्यू दैट ट्रांसलोकेट्स फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अब क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अगेन ये न्यूमेरिकल है। फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन द रेस्टिंग बॉडी ऑफ 20 kg सो दैट इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। इसमें आपको फोर्स दिया हुआ था 100 न्यूटन, आपका मास है 20 kg और आपका वेलोसिटी दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि इसने बोला है इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी, और आपकी इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना था? 20, फोर्स कितना है आपका? 100, एक्सेलरेशन आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है यहाँ से? एक्सेलरेशन आपकी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी आ गई एक्सेलरेशन। बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसने अभी और पूछा है कि हाउ लॉन्ग, मतलब आपसे टाइम की बात भी पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको ये चूज़ करना पड़ेगा वाइजली कि आपके पास कौन सी डेटा अवेलेबल है जो आप इसमें पुट कर सकते हो। हम सिंपल इक्वेशन पुट करेंगे v इक्वल्स टू u प्लस AT। u की वैल्यू आपको पता है 0, v की वैल्यू आपको पता है 100 है और a अभी आपने निकाला 5, टाइम हमें नहीं पता है। तो 100 यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 5, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20 सेकेंड। तो टाइम भी आपने निकाल लिया है और आपने एक्सेलरेशन भी निकाल दी है। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा तो टाइम है बट आप एक्सेलरेशन निकाले बिना टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? व्हाट इज अल्ट्रासोनिक साउंड? नेम एनी 2 एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं?
अल्ट्रासोनिक साउंड्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? 20,000 हर्ट्ज से। और ऐसे कौन से दो एनिमल हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं? तो आप लिख सकते हैं बैट्स, रैट, डॉल्फिन, कोई भी आप दो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है What factors are responsible for storage losses in agriculture produces? इसका मतलब है जो हम स्टोरेज करते हैं हमारे ग्रेन्स का, तो उसमें क्या क्या लॉस हमें देखने को मिलते हैं और कौन से फैक्टर्स उन लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप ग्रैनरीज में या फिर आप सिलोज में आप जब स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, तो कौन सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से ग्रेन्स का हैवी लॉस होता है। तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। तो आप बायोटिक फैक्टर में लिख सकते हैं इंसेक्ट्स या रैट्स, या फिर आप एबायोटिक फैक्टर में लिख सकते हैं जैसे बारिश हो जाना रेन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर टेम्परेचर में चेंज आता रहता है उसकी वजह से। तो आप कोई भी इसमें से लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज हम इस वीडियो में सेक्शन सी तक ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप लाइक भी करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर आपको कोई भी सजेशन या क्वेरी है आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप मुझे इसी तरीके से फॉलो करते रहें। थैंक यू।